सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार आदाब। आज हम बात करेंगे एक एल्गा के बारे में जिसका नाम है ओसिलिटोरिया। ये एक फिलामेंटस साइनोफाइसी मेंबर होता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया के जो लक्षण है उसमें पाए जाते हैं तो साइनोबैक्टीरियम ही इसको बोलते हैं। हालांकि बहुत सी जगह पर और ये एल्गी में पढ़ाया जाता है तो साइनोफाइसिन एल्गी में आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसी के बारे में बात करेंगे, ऑसिलिटोरिया के बारे में, जो एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। इसकी क्या मॉर्फोलॉजी होती है, हैबिटेट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, इन सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो इंट्रोडक्शन इसका देख लें। तो ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरियम है या साइनोफाइसिन एल्गा है, और इसमें जो फैमिली, इसका जो ऑर्डर है ऑसिटोरेल्स है, इसी के नाम से, फैमिली भी इसी के नाम से ऑसिलिटोरेसी है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी का एक जीनस है। फ्रेश वाटर है और मरीन वाटर में भी कुछ एक स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में ही रहती हैं, और मॉइस्ट सॉइल में भी कुछ ना कुछ इसके कुछ स्पीशीज़ कभी कभी मिल जाती हैं। और जो इसका नाम है वो इसके जो एक ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है जिसको ऑसिलेटिंग मूवमेंट कहते हैं, ऑसिलेटिंग मूवमेंट की वजह से इसका नाम ऑसिलिटोरिया पड़ा हुआ है। और इसका जो महत्व है वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन बहुत अच्छा करता है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के काम में आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसके अनब्रांच्ड जो फिलामेंट्स हैं वो आप देख रहे हैं, इस तरह की थोड़े थोड़े रेक्टेंगुलर टाइप की सेल्स होती हैं, यूनिसेरिएट, एक के बाद एक लगी होती हैं। ऊपर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा गोलाकार होता है और इसको हम कैलिप्ट्रा या कैप भी कह सकते हैं। ये इसका सेलुलर रचना है। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि ग्रैन्यूल्स होते हैं, वैक्यूल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, क्रोमोप्लाज्म होता है। तो इस तरह से इसके सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है तो बाकी सारे कैरेक्टर जो बैक्टीरियल सेल के होते हैं वही इसमें होते हैं, हालांकि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो इसमें होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो डोमेन इसका बैक्टीरिया है, और जो अगर हम एल्गी में पढ़ रहे हैं तो एल्गी भी कह सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। और ये जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया के हिसाब से, एल्गी क्लासिफिकेशन एल्गी के हिसाब से होगा, और दोनों में ही ये पढ़ाया जाता है। क्लास इसका साइनोफाइसी कर दिया गया है। ऑर्डर इसका ऑसिलिटोरियल्स है, ऑसिलिटोरेसी फैमिली है, जीनस इसका ऑसिलिटोरिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, क्योंकि इसको ये कहते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इस वजह से बैक्टीरिया में पढ़ना इसको ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन जो हमारी पुरानी कुछ किताबें हैं उसमें अभी भी ये एल्गी के साथ में ही पढ़ाया जाता है, और साइनोफाइसिन एल्गी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये हमें बस थोड़ा याद रखना है, बाकी जो करेक्टर वगैरह हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब एक ही सी होती हैं। तो जनरल करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फिलामेंटस है, अनब्रांच्ड है और मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट है। यहाँ पर आप सेल्स को देख सकते हैं कि कोई ब्रांचिंग नहीं है, फिलामेंट है, और उसके बाद बहुत सी सेल्स एक के बाद एक लगी हुई हैं। ये सारी सेल्स एक के बाद एक लगी हुई हैं, तो मल्टी सेलुलर हो गया, अनब्रांच्ड हो गया, प्रोकैरियोटिक नेचर का हो गया। प्रोकैरियोटिक है तो कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए तो होगा ही, इसके अलावा जो है वो सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको एरिथ्रिन इसमें मिलता है। म्यूसिलेज शीट जो है वो फिलामेंट्स के चारों तरफ कभी कभी जो है वो पाई जाती है। मॉर्फोलॉजी देखें तो फिलामेंट जो है इसमें म्यूसिलेज शीट पाई जाती है, और इसको जो फिलामेंट है इसको ट्राइकोम भी कहते हैं। और इसकी जो हर सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, जिसके अंदर जो पिगमेंट आपको क्लोरोफिल ए और सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन बताए गए हैं वो इसके ऊपर मौजूद होते हैं। तो उनको क्रोमेटोफोर्स भी कह सकते हैं। गैस वैक्यूल्स होती हैं जो इसको पानी में ऊपर उठा के रखती हैं, इसको डूबने नहीं देती। गैस वैक्यूल्स में हवा भर जाती है तो ये बहुत सही रहता है कि तैरते हुए मिलते हैं। इसमें कोई हेट्रोसिस्ट नहीं मिलती, जैसे कि हम एनाबेना नॉस्टॉक में देखते हैं कि वहाँ पर हेट्रोसिस्ट होती है, यहाँ पर कोई हेट्रोसिस्ट नहीं होती। और जो इसका बिल्कुल टॉप पोर्शन है वो थोड़ा कॉनिकल या राउंडेड टाइप का होता है, जो कैप लाइक हो जाता है। ये इनकी सेल्स आप देख रहे हैं कि इसमें ये चारों चारों तरफ का ये क्रोमोप्लाज्म है, ये बीच में वैक्यूल पाई जा रही है। इसके अलावा इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें होंगे नहीं, बाकी जो ग्रैन्यूल्स हैं वो होंगे, और जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पिगमेंटेशन होगा। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। अब रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, के जितने भी हिस्से इसके फ्रेगमेंट में हो गए किसी भी वजह से, कोई भी वहाँ पर डिस्टरबेंस वाटर बॉडी में होता है तो ये टूट जाता है। तो हर टूटा हुआ जो हिस्सा है वो एक नया फिलामेंट बनाने की क्षमता रखता है, और वो बनाता है सही अच्छी कंडीशन में।
उसके बाद जो दूसरा एक मेथड है वो हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो मोटाइल फिलामेंट्स हैं वो टूट जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं। उसके बाद ये हार्मोगोनिया के रूप में आ जाते हैं और ये हार्मोगोनिया फिर बाद में नया फिलामेंट बना लेते हैं। इसी तरह से नेक्रीडिया है, ये डेड सेल्स होते हैं और ये जो है वो फ्रेगमेंटेशन में मदद करते हैं। जहाँ जहाँ ये नेक्रीडिया होंगे तो इनके आगे पीछे जो जिंदा सेल्स होती हैं वो हार्मोगोनिया बन जाती है, नेक्रीडिया हट जाते हैं। इस तरह से इसमें एक ही फिलामेंट से कई एक फिलामेंट बनने की प्रोसेस चलती रहती है। तो ये एक ऑसिलेटोरिया एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है और ये लॉन्ग फिलामेंट बनाते हैं। और इनकी जो एंट्री होती है ये कहा जाए कि इसमें किस तरह से इसमें मेन रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए अगर कोई स्ट्रक्चर हमें बताना है तो हार्मोगोनिया हम बता सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन तो हो ही जाता है, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर का नाम लेना है तो हमें हार्मोगोनिया बताना पड़ेगा कि हार्मोगोनिया जो है वो अच्छा ग्रो करते हैं और पुरानी जो सेल्स हो जाती हैं उनको रिप्लेस भी कर देते हैं और लॉन्ग फिलामेंट ये बना लेते हैं। तो इस तरह से ये लंबे लंबे फिलामेंट आप देख रहे हैं, ये सब हार्मोगोनिया से ही बने हुए यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए मूवमेंट, तो मूवमेंट इसमें दो तरह से होता है, ऑसिलेटरी होता है या ग्लाइडिंग होता है। अब इसमें ये देखिए ये इस तरह से आगे की तरफ ग्लाइड करके चल रहा है और ये ऑसिलेशन में कभी एक बार इस तरफ आता है, एक बार इस तरफ आता है और ये भी आगे इसी तरह से बढ़ता रहता है। तो ये लाइट के हिसाब से कि लाइट रिसेप्टर्स जो सेल्स होते हैं उसके मुताबिक ये मूवमेंट करता है। तो जहाँ पर इसको बेहतरीन लाइट लगती है अपने हिसाब से उस तरफ ये मूव करता है। तो दो ही मूवमेंट है, ग्लाइडिंग और ऑसिलेटरी, और इसी वजह से इसका नाम ऑसिलेटोरिया है। तो ये जो मूवमेंट है ये हेल्प करते हैं लाइट की तरफ इनको ले जाने के लिए, और नए नए हैबिटेट्स में कॉलोनाइज भी इसी वजह से हो पाते हैं कि जहाँ पर इनको लगता है कि लाइट अच्छी है, पानी प्रचुर मात्रा में है, तो वहाँ पर ये अपनी नई कॉलोनी बनाते हैं। तो जब इनका ग्रोइंग सीज़न होता है बरसात वगैरह में तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लूम कर जाते हैं और इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ भी होती है, क्योंकि जो आपने देखा कि फ्रेगमेंटेशन से अगर ग्रोथ हो रही है तो वो हमेशा तेज़ी होगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ को इन्हेंस करेंगे। अब एक इसमें फिनोमेना आता है जिसको कहते हैं गॉडिकॉफ फिनोमेना। इसमें गॉडिकॉफ साहब ने 1902 में ऑब्जर्व किया था कि ऑसिलेटोरिया जो है वो डिफरेंट शेड्स डेवलप करता है जब वो अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के अगेंस्ट में आता है। तो यहाँ पर कभी रेड कलर हो जाता है, कभी ग्रीन कलर हो जाता है, कभी ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, कभी येलो ग्रीन लाइट हो जाती है। तो ये लाइट के मुताबिक जो इसमें कलर चेंज होता है उसी को जो है वो गॉडिकॉफ साहब ने बताया था, और यही फिनोमेना जो कहलाता है वो गॉडिकॉफ फिनोमेना कहलाता है। यहाँ पर आप ग्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर रेडिश देख रहे हैं। तो ये लाइट के मुताबिक होता है कि कौन सी लाइट पड़ रही है और कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो वेवलेंथ पड़ेगी उसी के मुताबिक कलर दिखेगा, और यही जो है वो गॉडिकॉफ फिनोमेना कहलाता है। कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है। अब इकोलॉजिकल रोल क्या है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के, और ऑक्सीजन भी करते प्रोड्यूस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होती है इसमें अच्छी, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी करते हैं। और कुछ एक स्पीशीज़ जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। हालांकि जो ऑसिलेटोरिया इसमें कोई हेट्रोसिस्ट जैसी चीज़ नहीं होती, फिर भी कुछ लोगों का ये कहीं कहीं रिपोर्टेड है कि ये कॉम्बिनेशन में अगर आते हैं तैना बिना नॉस्टॉक के, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की ये कहें कि जो उसकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। ब्लूम्स बनाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन जब हो जाती है तो ये ब्लूम्स बनाते हैं, और वो ब्लूम्स जो हैं वो काफ़ी कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाते हैं, क्योंकि बाकी वाटर बॉडी के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह बहुत कम हो जाती है और फिर उनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। हालांकि एल्गी अपने बिल्कुल पीक पर होती है जो ग्रोथ, उसी को एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, और साइनोफाइसिन एल्गी के साथ ही जुड़ा हुआ ये टर्म है एल्गल ब्लूम। तो ये भी कभी आप पढ़िएगा एल्गल ब्लूम करके, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या होता है। ये एक फिगर है जो कि एल्गल ब्लूम दिखा रहा है कि पूरा एरिया जो है वो एल्गी से भरा हुआ है, और इस पूरे जोन में जहाँ पर ये एल्गी होंगे यहाँ पर क्योंकि एल्गी अपनी भी ग्रोथ कर रहे हैं तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा जो ग्रोथ हो रही है तो उसमें जो कुछ टॉक्सिन्स है वो भी इस पानी में आ रहे होंगे, तो जो ओवरऑल लाइफ होती है वाटर बॉडी की उसको बहुत नुकसान होता है। इसी को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो एक छोटा सा ये वीडियो था ऑसिलिटोरिया के बारे में। ऑसिलिटोरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती और इसमें कोई हेट्रोसिस्ट नहीं होती, और
इसका मेनली जो मेन काम है वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन का है अगर इकोलॉजिकल रोल देखा जाए। और बाकी एल्गल ब्लूम में जो इसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो टॉक्सिन जो है वो पानी में आते हैं, तो वो दूसरी जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं वाटरी, उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। तो बाकी इसमें ऐसा कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन हार्मोगोनिया से होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत सिंपल सा एक एल्गा था जो हम लोग ने आज पढ़ा। अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और एल्गा के साथ में। आज के लिए जो आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार।